साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है और लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसका आंसर 4 व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। पहले स्थान पे प्रदीप कुमार जी और दूसरे स्थान पे दीप्ति जतवार जी के द्वारा जवाब दिया गया है और तीसरे स्थान पे अंकित कुमार जी और चौथे स्थान पे राकेश यादव जी के द्वारा जवाब दिया गया। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं। तो आज की होमवर्क सीरीज की जो कड़ी है वो आज का करंट अफेयर से स्टार्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो बताइएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में क्या है? 96वां है। और बताइएगा SDG इंडेक्स में 99 हो जाएगा। और बताइएगा प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान क्या है? 151वां स्थान है। बताइएगा HDI इंडेक्स में 130 हो जाएगा। बताइएगा छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ में संपन्न हुआ है? थाईलैंड में संपन्न हुआ है। बताइएगा थाईलैंड किसकी राजधानी? थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक हो जाएगी। बताइएगा भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया भू भारती पोर्टल। बताइएगा कूनो पार्क से चीते का स्थानांतरण कहाँ किया गया है? गांधी सागर पार्क मध्य प्रदेश में किया गया कूनो पार्क से। बताइएगा दशलिक 6 अभ्यास किस किस देश के मध्य संपन्न हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ है। कौन से स्थान पे हुआ है? पुणे में हुआ है। बताइएगा हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह घोस्ट GW किसने लॉन्च किया है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब है। बताइएगा लकड़ी का उपग्रह लिग्नो सेट लॉन्च करने वाला देश जापान ही हो जाएगा। बताइए हाल ही में गोस्टेट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गोस्टेट ऐप NSSO के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और किसकी स्मृति में मनाते हैं? PC महालनोबिस के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बताइएगा इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? UAE के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? UAE के द्वारा। बताइए वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का अनुमान कितना लगाया गया? 6.4% लगाया गया। बताइएगा वर्तमान में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। सही जवाब है। बताइएगा हाल ही में आयुष रोही किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? USA में। और इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगी। सही जवाब है। बताइएगा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। बताइएगा कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा हल्दी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? निजामाबाद में तेलंगाना में स्थापित की गई है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और बताइएगा 107वां नेशनल पार्क कौन सा है? सिमलीपाल, जो उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? घासीदास छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा 55वां टाइगर रिजर्व कौन था? धौलपुर करौली हो जाएगा, जो राजस्थान में स्थित हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन डीफ मैनिफेस्ट लॉन्च किया है। बताइएगा जैन संत विद्यानंद की 108वीं शताब्दी पर धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बताइएगा संथाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है। तो आज का जो करंट अफेयर था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। आगे की कड़ी में आप लोग के लिए स्पार्क का 1 लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। बताइएगा
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। और बताइए जननायक की उपमा किनको दी गई है? कर्पूरी ठाकुर को। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपमा दी गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? CR दास यानी चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास ही हो जाएंगे। बताइएगा 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि हो जाएगा। और बताइएगा अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय किनके पास था? बलदेव सिंह के पास हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई। किनके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। बताइए 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू भी थे। बताइएगा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही कहा जाता है। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में लगाया गया था? जर्मनी में लगाया गया था। बताइएगा चटगांव शास्त्रागार धावे में कौन संबंधित है? सूर्य सेन संबंधित हो जाएंगे। और इनको फांसी पर कब चढ़ा दिया गया था? 12 जनवरी 1934 को। और यह चटगांव जो शास्त्रागार घटना हुई थी वो कब हुई थी? 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। सही जवाब है। बताइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। बताइएगा ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता होती है? एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। बताइएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या नहीं? होता है, सुचालक होता है। और हीरा कुचालक होता है। सही जवाब है। बताइएगा पानी मिट्टी से जड़ों के किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? परासरण प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है? परासरण के द्वारा। बताइएगा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह क्या है? जीवाणु हो जाएगा, बैक्टीरिया। बताइएगा रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? रात्रि के समय पादप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बताइए कीटभक्षी पौधे मिट्टी से किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। बताइएगा ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत हो जाता है? RH फैक्टर में संगत हो जाता है। बताइएगा पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में अवस्थित होती है। इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। सही जवाब है। बताइएगा गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बताइए सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? AB हो जाएगा। और सर्वदाता O निगेटिव हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। टाइफाइड आंख को प्रभावित करता है। बताइएगा दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्रतीत होता है। यह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। बताइए वाहनों में साइड मिरर में किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया। साइड मिरर उत्तल। बताइएगा एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति देता है। क्यों देता है? वह शरीर से उत्सर्जित होने वाले पसीने को वाष्पीकृत कर देता है, जिसके कारण आराम की अनुभूति होती है। बताइएगा रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताइएगा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय की है संलयन पे। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऐसा क्यों होता है? उच्च दाब और उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। बताइएगा यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल दिए जाते तो कमरे का ताप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान कमरे का बढ़ जाएगा। बताइएगा बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब एक बीकर में तैरता है। इसके पिघलने के पश्चात इसके स्तर में क्या परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही जवाब है। बताइएगा यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और लकड़ी को निर्वात में एक साथ छोड़ा जाता है तो कौन पहले आएगा? सभी एक साथ ही आएंगे, सतह पे आएंगे। किंतु अगर वायु में छोड़ा जाता है तो कौन सबसे पहले? जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो पहले आएगा। सही जवाब है। भार या घनत्व जिसका अधिक होगा वो पहले आएगा। बताइएगा
जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दर्शाई जाती है तो ये सुंदर रंग दिखाती है, यह रंग व्यतिकरण के कारण। बताइएगा ध्वनि का ध्रुवीकरण होता है या नहीं होता है? नहीं होता है ध्वनि का ध्रुवीकरण। बताइएगा एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग हो जाएगा नाभिक की द्रव्यमान संख्या। बताइए सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? चूना पत्थर होता है। बताइए जिप्सम को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइएगा वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती है वह क्या कहलाते हैं? त्रिक बिंदु कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण है? अल्युमिनियम का हो जाएगा। और बताइएगा किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होने पर वह कौन सा विलयन होगा? क्षारीय विलयन हो जाएगा। और बताइएगा वर्षा जल कब अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेगा? 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेगा। बताइएगा किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन निर्यात करने किया है? रूस के द्वारा किया गया था। बताइएगा जो बाइडेन ने अमेरिका के कैवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था 46 में, वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है वह कैवें राष्ट्रपति हो जाएंगे? 47वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। सही जवाब बताइएगा वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 सीटें आरक्षित हो जाएगी। और बताइए लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित है। 6 सीटें लोकसभा में आरक्षित है। बताइएगा बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। बताइएगा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण 50% है या नहीं है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार तीनों राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। बताइएगा झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। और झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। 36 उत्तराझार से याद रखिएगा। बताइएगा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल हो जाएंगे। सही जवाब बताइए कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। बताइएगा अटल सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर हो जाएगा। और यह बताइए रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। बताइएगा भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया? 2017 में। और किस समिति के सिफारिश? विवेक राय समिति की सिफारिश पर सम्मिलित कर लिया गया था। और बताइएगा रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में अलग किया गया था। और किस एकवर्ष समिति की सिफारिश पे? सही जवाब है। बताइएगा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? जितने भी पड़ोसी भारतीय देश हैं उनमें अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के संबंध से हो जाएगा। बताइएगा जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कोई विधायिका नहीं है? लद्दाख में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा 370 जो धारा थी जम्मू कश्मीर से कब हटा दी गई? 15 अगस्त 2019 से निलंबित कर दी गई। बताइएगा ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में। किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। स्पार्क पब्लिकेशन का ऑनलाइनर भी समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में आप लोग के लिए स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा हिमालय किस चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से निर्मित हो जाएगा। बताइए हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को कितने समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है? 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। बताइएगा हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री हो जाएगा। बताइएगा भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हो जाएगा। बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर हो जाएगी। सही जवाब बताइएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है?
सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना, चोमोलुंगमा के नाम से जाना, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। बताइएगा ट्रांस हिमालय किस हिमालय के उत्तर में स्थित है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। बताइएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 हो जाएगी, गेडविन ऑस्टिक हो जाएगी। बताइएगा या किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित हो जाएगा। बताइएगा लघु हिमालय किस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित हो जाएगा। बताइएगा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइएगा लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में बुग्यान या प्यार कहा जाता है, बुग्यान या प्यार कहा जाता है। बताइएगा शिमला किस श्रेणी में स्थित है, धौलाधर श्रेणी में स्थित हो जाएगा। बताइए लद्दाख क्षेत्र में स्थित कौन सा दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा सिप किला, बारालाचा और रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा बुर्जिल और जोजिला कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे बुर्जिल और जोजिला। बताइए लिपू लेख, कांगला और नीतिला किस राज्य में है, उत्तराखंड में हो जाएंगे। बताइएगा जलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में, सिक्किम राज्य में स्थित हो जाएंगे जलेपला और नाथुला। बताइएगा बोमडीला किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, और दीफू अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा दीफू। बताइएगा बारालाचा दर्रा किस किस को जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। बताइएगा सेवराय की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि किस हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित हो जाएगी। बताइएगा शिवालिक जो है सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है या नहीं है, हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा शिवालिक लघु श्रेणी में शिवालिक जो है लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग की जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। बताइएगा शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें पूर्व में क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, और पश्चिम में दून कहा जाता है। सही जवाब। बताइएगा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली, और यह किस पर्वत का रूप हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत का रूप हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर हो जाएगी। बताइएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, अरावली पर ही स्थित है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। सही जवाब है। बताइएगा अरावली के पूरब से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। बताइएगा अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है, और यह कहाँ स्थल में ही विलीन हो जाते, कहाँ, कच्छ के रण में। और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, रिवर ऑफ इम्फ्यूरल हो जाएगा, रिवर ऑफ इम्फ्यूरल हो जाएगा। बताइएगा उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैली हुई कौन सी घाट हो जाएगी, पूर्वी घाट हो जाएगी। बताइएगा महेंद्रगिरी किस पर्वत का रूप है, पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है। बताइएगा पश्चिमी घाट एक कैसा पर्वत है, भ्रंश कगार का पर्वत है। बताइएगा उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, कालसुबाई हो जाएगी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च शिखर कालसुबाई हो जाएगी। और बताइए दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख हो जाएगी। कौन हो जाएगा, कुद्रेमुख। बताइएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा हो जाएगी। बताइएगा ऊटी कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और एक किस पर्वत पे है, नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित हो जाएगा। बताइएगा थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट किस घाट पर्वत के शिखर है, पश्चिमी घाट के हो जाएंगे। बताइएगा थाल घाट किस को जोड़ती है, नासिक से मुंबई को जोड़ती है। और बताइएगा भोर घाट मुंबई से पूना को जोड़ती है। और बताइए पाल घाट कोयम्बतूर को कोची से जोड़ती है। बताइएगा गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को किस को कहा जाता है, कोकण तट कहा जाता है। बताइएगा मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। सही जवाब। बताइए भारत का पूर्वी समुद्री तट किस तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी हो जाएगी। और अनाईमुदी किस पहाड़ी का क्षेत्र हो जाएगा, अन्नामलाई का हो जाएगा। बताइएगा इलायची की पहाड़ियां किस पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में केरल में स्थित हो जाएगी। बताइए भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। बताइए किस चट्टान का अपरूप हो जाएगा, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टान का। बताइएगा दक्कन का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, विदर्भ के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पूर्वी भाग विदर्भ के नाम से। बताइए धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित हो जाएगा। सही जवाब। बताइएगा माहिम तट एवं दक्कन पठार किस राज्य में स्थित है,
महाराष्ट्र में स्थित हो जाएंगे। बताएगा तडोबा बाघ संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइएगा छोटा नागपुर पठार को भारत का किसकी उपमा दी गई है? भारत के रूर की उपमा दी गई है। बताइएगा अरावली तथा दक्षिण में विधेयक श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार हो जाएगा। बताइएगा गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित हो जाएगी। बताइएगा नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धूपगढ़ी। बताइएगा अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? नेपाल में हो जाएगा। बताइएगा गिरनार की पहाड़ियां किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगी। बताइएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित हो जाएगा। बताइए मैकाल पर्वत का विस्तार किस किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा मैकाल पर्वत की सबसे सर्वोच्च शिखर श्रेणी कौन सी है? अमरकंटक हो जाएगी। कौन हो जाएगी? मैकाल पर्वत की अमरकंटक हो जाएगी। बताइए प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग हो जाएगा जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा दामोदर नदी किस पठार से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। बताइए दामोदर नदी को किसके रूप में जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। बताइएगा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा किस देश में भारत और किस देश मध्य के सीमा बनाती है? भारत और तिब्बत के मध्य सीमा बनाती है। बताइएगा कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? चीन में स्थित हो जाएगा। बताइएगा नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। बताइएगा नंदा देवी चोटी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। बताइएगा तिरुपति किस घाटी में स्थित है? शेषाचलम की पहाड़ी में स्थित है। शेषाचलम की पहाड़ी में। बताइएगा मध्य प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी पर स्थित कौन सा हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा। पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी को किसकी रानी कहा गया है? सतपुड़ा की रानी कहा गया है। बताइएगा नंदी हिल्स किस शहर में स्थित है? मैसूर में स्थित हो जाएगा। मैसूर कर्नाटक मैसूर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा महादेव की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा गया? मध्य प्रदेश को ही कहा गया है। बताइएगा सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1 दिसंबर 1963 को हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा नदी का हो जाएगा? हुगली नदी। हुगली नदी का मुख पूछ रहा है। हुगली नदी हो जाएगा। बताइएगा गोखुर झीलें किस मैदान में पाई जाती है? उत्तरी मैदानी भागों में पाई जाती है। बताइएगा पवन द्वारा निर्मित मैदान कौन सा हो जाएगा? पेडी प्लेन हो जाएगा। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन। बताए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर हो जाएगी। सही जवाब है। बताइएगा वास्तव में देवप्रयाग किस किस का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा का हो जाएगा। और बताइएगा अलकनंदा और बताइएगा यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। बताइए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना ही हो जाएगी। बताइएगा यमुना नदी को किसकी उपमा दी गई है? खुला नाला की उपमा दी गई है। बताइए सोन नदी गंगा के किस भाग में मिलती है? दक्षिणी भाग में जाकर मिल जाती है। बताइए गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जा रहा है एडुटेरिया का। बताइएगा राजनीतिक रचनाकार के लेखक कौन थे? चंदेश्वर हो जाएंगे राजनीतिक रचनाकार के लेखक। बताइएगा उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? मौली कवि हो जाएंगे उद्वंत प्रकाश के। बताइएगा बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। बताइएगा भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 हो जाएगा। बताइएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। बताइएगा बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। उसमें अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 6 सीटें आरक्षित हो जाएगी। बताइए बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा त्योहार है? छठ पूजा हो जाता है। बताइए छठ पूजा वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा
बताइएगा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, कब किया था, 1917 में। बताइएगा चंपारण आने का न्योता महात्मा गांधी को किसके द्वारा दिया गया था, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। बताइएगा पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हो जाएगा। बताइएगा जयप्रकाश नारायण को किस अन्य नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बताइए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सीआर दास के द्वारा की गई थी। बताइएगा बिहार में डालमिया नगर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा बिहार में कौन सा शहर, बिहार का कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, कटिहार हो जाएगा। किशनगंज भी है, हाँ ऑप्शनल के अनुसार होगा। किस बताइएगा 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक क्या थी जो उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी ने किस धर्म के प्रतीक में थे। बताइएगा बिहार के किसान नेता कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती और स्वामी विद्यानंद। बिहार किसान सभा के गठन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। बताइएगा किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा से हो जाएंगे। बताइएगा किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, श्री दीप नारायण सिंह के सहयोग से हुआ था, प्रयत्नों से हुआ था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। सही जवाब बताइएगा हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, 1921 में हो जाएगा। बताइएगा 1921। बताइएगा बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा राजकुमार शुक्ल का संबंध किस गांव से था, मुरली भारवा गांव से हो जाएगा। बताइएगा श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहां से थे, परुलिया से हो जाएंगे। बताइए कुंवर सिंह कहां के राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे। बताइए कुंवर सिंह के पश्चात भारतीय 1857 की क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था, अजीत सिंह के द्वारा किया जाता था, जो उनके भाई थे। बताइएगा लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था, बिहार उड़ीसा से दे दिया था। बताइएगा किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थायी निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है, अभी बताए थे, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बताइएगा पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हाजीपुर हो जाएगा। बताइएगा बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, पटना में स्थित हो जाएगा। बताइएगा उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध, और दक्षिण बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बताइएगा योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा के नीचे कितने प्रतिशत का प्राकलित किया था, 35% प्राकलित किया था। बताइएगा बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रह गया था, प्रधान जातियों के, हिंदू में प्रधान जातियों के रह गया था। तो एडुटेरिया का बिहार स्पेशल भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के बीच आएंगे शशिकांत जी, जो लुसेंट के माध्यम से सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को जो भी होमवर्क दिया गया था आशा करते हैं सभी लोग पढ़ के आए होंगे, और लुसेंट का जो भी आज बहुत अच्छा टॉपिक है तो शुरू करने जा रहे हैं। लुसेंट जो भी होमवर्क दिया गया था वहीं से करवाया जाएगा, और होमवर्क में आज है कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन जो दिया गया था। बताइए आप लोग जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, सही जवाब है 1885 में हुआ था। और किस जगह पे हुआ था, ये बम्बई में हुआ था। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, सही जवाब है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। और बताइएगा अच्छा सवाल है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। कब हुआ था ये, 1886 में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, D.N. नेरोजी, यानी कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया जा रहा था। बहुत ही अच्छा जवाब है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और किस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये तीसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। और कब हुआ था ये, सही जवाब है 1887 के मद्रास अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। बताइएगा कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जॉर्ज यूले थे, सही जवाब है जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और किस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे, सही जवाब है कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ब्रिटिश क्वेश्चन है कि वे ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य कब बना था, ये
ये 10वां अधिवेशन बना था 1894 के मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। बताइएगा पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? सही जवाब है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। और ये इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सियानी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 13वां अधिवेशन कहाँ था कांग्रेस का? अमरावती में हुआ था और इसका अध्यक्षता सर शंकर नायर के द्वारा किया गया था। और बताइए सर शंकर नायर का संबंध किस केस से है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंध इनका है, जो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? सही जवाब है 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। किसके द्वारा किया गया था इसका प्रयोग? दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता भी किया गया था। ठीक है, बताइएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले उसका अध्यक्षता कर रहे थे। जब भी कोई चीज पूछे स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? 1905 में। उसी समय का अधिवेशन हुआ होगा ना। तो 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ? 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बोस होते हैं, एक घोष, इसमें हो जाएगा घोष। रास बिहारी घोष थे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? सही जवाब है 1908 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था और इसका भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? घोष के द्वारा ही किया। सही जवाब है रास बिहारी घोष ही कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पहली बार जो है ना जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? सही जवाब है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और बताइएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित विश्व नारायण झड़ के द्वारा किया जा रहा था। और 1896 कौन कर रहे थे अध्यक्षता? सही जवाब है रहमतुल्लाह सियानी का, और उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में, ठीक है, 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर। बांकीपुर किस जगह पड़ता है? ये पटना के पास पड़ता है। बताइएगा बांकीपुर का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सही जवाब है RN माघोलकर के द्वारा किया गया था। सही जवाब है। और बताइए क्वेश्चन एक पूछता है कि ये जो पहला बांकीपुर में अधिवेशन हुआ, ये कांग्रेस का कितने क्रम का अधिवेशन था? ये 27वें क्रम का अधिवेशन। ये 27, देखिए दो अधिवेशन हुआ था, एक 27वां हुआ था और 10 साल बाद 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? ये 1915 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन रहेगा मुस्लिम लीग के साथ समझौता किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। और बताइएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सही जवाब है अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगी। और किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कोलकाता अधिवेशन। 1917 के कोलकाता अधिवेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कांग्रेस का में दूसरा बार विभाजन कब हुआ था? सही जवाब है 1918 के बम्बई के विशेष अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, ये विशेष अधिवेशन था और इस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हसन इमाम के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन किस अधिवेशन में हुआ था? परिवर्तन ये आपको 1920 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये गया में हुआ था और इसका अधिवेशन कौन कर रहे थे? CR दास के द्वारा किया जा रहा था। क्या बोले? ठीक है, 1922 में हुआ था CR दास द्वारा, जो कि गया में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद बने थे। और बताइएगा किस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? ये 1923 के विशेष अधिवेशन, दिल्ली का विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा गांधी जी एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? ये सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। और किस अधिवेशन किए थे? सही जवाब है 1925 के कानपुर अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया। और बताइएगा ये जो अध्यक्षता किए थे कांग्रेस कितने क्रम का अधिवेशन था? ये 40वां क्रम का अधिवेशन था। ठीक है, 40वें क्रम का अधिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया कांग्रेस किस अधिवेशन में? गुवाहाटी अधिवेशन। सही जवाब है गुवाहाटी अधिवेशन, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन किया गया। और बताइएगा इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे?
एस श्रीनिवास आयंगर हो जाएंगे, आयगार हो जाएंगे, एस श्रीनिवास आयगार लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस ने जो है ना पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन 1929। सही से सुनिएगा, पूर्ण स्वाधीनता हम बोल रहे हैं। देखिए 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूर्ण स्वराज का मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? ये सही जवाब है, 1929 के लाहौर अधिवेशन किया गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JL नेहरू। और बताइएगा इस पूर्ण स्वाधीनता के तहत पहला बार झंडा कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? 1931 का कराची अधिवेशन रखा गया था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? JL नेहरू के द्वारा रखा गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कब हुआ था? कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किस अधिवेशन में किया गया था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JL नेहरू के द्वारा ही किया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया जा रहा था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस का गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? सही जवाब है, फैजपुर अधिवेशन है। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब हुआ था? 1937 में हुआ था। बताइएगा कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था 37 में, कितने क्रम का अधिवेशन था? ये 50वां क्रम का अधिवेशन था। ये सब ध्यान रखिएगा, जो भी मुख्य प्रश्न था उसको अधिवेशन का क्रम भी पूछ लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, इसका अध्यक्षता कौन के थे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? ये 1939 में और इसका भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। ठीक है, अब बताइए 1946 का मेरठ अधिवेशन का अध्यक्षता कौन के थे? यही JB कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस का अधिवेशन था सभी को देख लिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं आगे पर्यावरण की ओर। बताइएगा कि ओजोन अवक्षय कारकों में सबसे शक्तिशाली रसायन कौन होता है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, 141B हो जाएगा ये। ठीक है, बताइएगा ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B जो है ना, भारत सरकार ने इसको कब पूर्णतः समाप्त कर दिया था? सही जवाब है, 2020 में पूर्णतः समाप्त कर दिया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं, इसको ये जो है किसके दहन के दौरान उत्पन्न होता है? ये कार्बनिक द्रव के दहन के द्वारा उत्पन्न होता है। सही जवाब है। बताइए धूल में बारीक छोटा कण होता है, उसका व्यास कितना होता है? 1 से 4 म्यूमीटर। 1 से 4 म्यूमीटर हो जाएगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर में आ जाएगा। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है, कणिका प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? ये उनके आकारों के, उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए बड़े कणिका प्रदूषण जो है नासिका द्वारा जम जाता है, उसका कितना माइक्रोन का होता है? वो 5 माइक्रोन का होता है। ठीक है, और बताइए जो है ना, जो फेफड़ा तक पहुंच जाता है उसका कितना माइक्रोन का होता है? वो 1 माइक्रोन का होता है। 1 माइक्रोन का फेफड़ा तक पहुंच जाता है और 5 माइक्रोन का जो क्या था जमा हो जाता है, नासिका द्वार में जमा होता है। बताइए धूम कोहरा जो शब्द है ये किससे मिलकर बना है? ठीक है, धूम एवं कोहरा से मिलकर बना हो जाए। सही जवाब है। बताइएगा धूम कोहरा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हो जाएगा। सही जवाब है। एक सामान्य धूम कोहरा होता है और एक प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा होता है। सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि ये सामान्य धूम कोहरा जो है ये इसका जलवायु में कैसा होता है? किस जलवायु में होता है? ये ठंडी जलवायु, ठंडी नम जलवायु में होता है। और बताइए किसका मिश्रण होता है? ये सामान्य धूम कोहरा किसका मिश्रण होता है? ये देखिए धूम कोहरा एवं सल्फर डाइऑक्साइड का ये मिश्रण हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए रासायनिक रूप से इसको क्या किसका मिश्रण कहता है? ये क्या कहा जाता है? ये रासायनिक रूप से यह क्या होता है? अपचायक होता है, अपचायक मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जो है बताइएगा प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये किस जलवायु में पाया जाता है? उष्ण शुष्क एवं साफ धूमपीय जलवायु में पाया जाता है, धूपमीय जलवायु में। ठीक है, बताइए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ऑक्सीकारक होती है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। सही जवाब है, ऑक्सीकारक है। बताइए प्रथम रासायनिक धूम कोहरे का कारण जो है ना क्या होता है? इसका गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होता है इससे। बताइए नाक एवं गले में जो जलन पैदा होता है किसके कारण? ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण, ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, बताइए प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है रबड़ में क्या उत्पन्न कर देता है? रबड़ में दरार उत्पन्न कर देता है। क्या कर रबड़ में दरार उत्पन्न कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
बताइए किसने अपने शोध में स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? बात मत कीजिए। स्मॉग शब्द का प्रयोग डॉक्टर हेनरी एंटोनी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया था? 1905 में किया था। आप लोग पढ़ के नहीं आने लगता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, शीशा जल वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? शीशा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? लेड ऑक्साइड बनाता है। लेड ऑक्साइड बनाता है, सही जवाब है। बताइए जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर किसको हानिकारक पहुंचाता है? हानिकारक, ये तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा बेंजीन के कारण कौन सा रोग होता है? ये रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर जो बेंजीन के कारण हो जाएगा, सही जवाब है। बताइएगा कैडमियम जो है, कैडमियम के कण जो है किस तरह कार्य करता है? किसको विनाश के तरह? शोषण विष के तरह कार्य करता है। और बताइएगा कैडमियम के कारण जो है कैसा रोग उत्पन्न होता है? इटाई रोग भी होता है और हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न कैडमियम के कारण हो जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कब जो है एक नया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया था? 2014 में किया था, 17 अक्टूबर 2014 को किया था। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था पर्यावरण को, उसको देख लिया गया। अब चल रहे हम संविधान की ओर। बता दीजिएगा भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा गया। और किस लिपि में ये लिखा है? देवनागरी लिपि में लिखा गया। बता दीजिए आप लोग सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप निषद से लिया गया, सही जवाब हो जाएगा। मुंडकोप निषद से लिया गया। बताइएगा भारत के राज्य चिन्ह का उपयोग जो है ना, किस अधिनियम के तहत नियंत्रित होता है? ये भारत के राजकीय अधिनियम 2005 के तहत इसको नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज जिसमें कितना पट्टी का होता है? उसमें 3 पट्टी का होता है। उसमें कौन कौन रंग का होता है वो? ठीक है, केसरी, सफेद और हरे रंग का हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ध्वज जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका ऊपरी पट्टी जो किस कलर का होता है? केसरिया का होता है। और सबसे निचला किस कलर का होता है? ये हरे रंग का पट्टी होता है। बीच में कैसा होता है? सफेद। बताइएगा बीच में सफेद रंग में एक चक्र होता है, वो किस रंग का होता है? नीले रंग का चक्र होता है। और उस चक्र में कितना तिल्लियां होता है? 24 तिल्लियां होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? सही जवाब है 3:2 हो जाएगा। और पूछा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो 2:3 देना है। इसको देख के देना है कौन क्या पूछ रहा है, सही जवाब है। बताइए भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? गलत है, सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। बताइए राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है किसका प्रतीक है? ये जागृति, शौर्य और त्याग का, यानी बलिदान का प्रतीक हो जाएगा, सही जवाब है। और बताइए सफेद रंग किसका प्रतीक है? सही है, सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए हरा रंग किसका प्रतीक है? जीवन, समृद्धि यानी हरियाली जो हो सकता है, सही जवाब है। कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे हरियाली ज्यादा पाई जाती है, इसलिए हरियाली का प्रतीक भी इसको रखा गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब है हंसराज मेहता के द्वारा किया गया। बहुत ही सही जवाब, हंसराज मेहता के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज फहराना हमारा कैसा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार बन चुका है। और किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? ठीक है, 19 के 1 के अ के तहत है। और 19 के 1 में किसकी बात कही गई है? बोलने की स्वतंत्रता नहीं कहा जाता, प्रेस का फ्रीडम है, 19 के 1 में कहा गया। और बताइए राष्ट्रीय ध्वज को जो है हमारा मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? इसको 2004 में, जनवरी 2004 में बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कौन, मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बी.एन. खड़े थे, ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जब राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय क्या कहा जाता है? झुका दिया जाता है, सही जवाब है राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का जब निधन हो जाता है तो इसको कितने दिन के लिए झुकाया जाता है? 12 दिन के लिए झुकाया जाता है, सही जवाब है 12 दिन के लिए इसको झुका दिया जाता है। और बताइए अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति जैसे पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे और पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए जब निधन होगा तो कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए झुकाया जाएगा इसको, सही जवाब है। बताइए प्रसिद्ध झंडा गीत क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये क्या है? प्रसिद्ध झंडा गीत हो जाएगा। और बताइएगा इस गीत का रचनाकार कौन हो जाएंगे? सही जवाब है श्यामलाल गुप्ता पार्षद हो जाएंगे, श्यामलाल प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है, वही हो जाएगा। बताइए भारत के राष्ट्रीय ध्वज पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था?
नहीं, आजादी के समय क्या गया था 14 अगस्त 1947 का मध्य रात्रि में क्या गया था, क्योंकि भारत को आजादी मध्य रात्रि में ही मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान को 14 तारीख को आजादी दिन में मिल गया और भारत को 14 तारीख रात में 12 बजे के बाद आजादी दिया गया था, क्योंकि उसमें हमारा शुभ मुहूर्त 15 को हमारा शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए रात को ही दे दिया गया था, मुहूर्त में देखा गया था उस समय। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गान सही जवाब है जनगण मन हो जाएगा। और जनगण मन को भारतीय संविधान द्वारा कब अपना लिया गया था? 24 सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है और उसको संक्षिप्त रूप से गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। और इस संक्षिप्त रूप में कौन सा लाइन गाया जाता है? पहला और अंतिम लाइन को इसको गाया जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? किस अधिवेशन में कांग्रेस का? सही जवाब है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और सही जवाब है, बता दीजिए इसको जो है ना किसके द्वारा गाया गया था? सरला देवी के द्वारा गाया गया था। और सरला देवी कौन थी? सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या थी? हाँ जी हो जाएगी। सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सरला देवी के उसकी भांजी थी, उसी के द्वारा मतलब गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसका जो अनुवाद, जो राष्ट्रीय गान का अनुवाद किस अंग्रेजी भाषा में किया गया है? किस नाम से किया गया है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। और कब किया गया था इसका? 1919 ईस्वी में किया गया था। 1919 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा राष्ट्रीय गान के वर्तमान संगीत में धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो INA के सिपाही थे। बताइए राष्ट्रीय गीत क्या है भारत का? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से, बंकिम चंद्र के द्वारा रचित आनंद मठ से इसको लिया गया। और बताइए राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया था? 1896 का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। सही जवाब है। बताइएगा कि राष्ट्रीय गीत को स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। दोनों को, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक ही दिन 24 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, बताइएगा 1896 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। बताइएगा राष्ट्रीय गीत गाने का समय कितना होता है? 1 मिनट 5 सेकंड या फिर 65 सेकंड हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस गीत से होता है? जनगण मन से होता है। और उसका समापन किससे होता है? समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत मतलब राष्ट्रीय कैलेंडर क्या भारत का हो जाएगा? शक सम्मत पदार्थ राष्ट्रीय कैलेंडर है। बताइएगा इसको कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय कैलेंडर को सही 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, बताइएगा शक सम्मत राष्ट्रीय कैलेंडर अपना है, इसका पहला महीना क्या होता है? चैत हो जाएगा। और अंतिम महीना क्या होता है? फागुन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। मतलब भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल हो जाएगा। ठीक है, और कमल का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है, नीलम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। सही जवाब है। मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। और मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो। ठीक है, पावो क्रिस्टेटस हो जाएगा। क्रिस्टेटस हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हो जाएगा। और बाघ का नाम ठीक है पैंथेरा टिग्रिस लिनियास हो जाएगा। पैंथेरा टिग्रिस लिनियास हो जाएगा। और बताइए भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। और अभी आम का सीजन चल भी रहा है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और बरगद का रासायनिक वैज्ञानिक नाम ठीक है फाइकस। ठीक है, फाइकस बेंथालेसिस हो जाएगा। ठीक, फाइकस बेंथालेसिस है। बताइएगा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा नदी। और इसको कब बनाया गया राष्ट्रीय नदी? डेट बताइए इसका। सही जवाब है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी बनाया गया, राष्ट्रीय नदी बना दिया गया। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये गंगाई डॉल्फिन। और गंगाई डॉल्फिन कब बनाया गया था इसको? 2009। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को बनाया गया था। और डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया था, इसी को याद में मनाया था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? यह हाथी है। और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। एलिफास इंडिका है, मैक्सिमस एलिफास इंडिकस। अगला क्वेश्चन आइएगा संसद की सबसे बड़ी सदस्य समिति कौन सी हो जाएगी? प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य। और कहाँ से होते हैं? सिर्फ सभी लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? एकल सर्वमत से किया जाता है। और बताइए कितने इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। ठीक है, और बताइएगा
इस समिति का कार्य जो प्राक्कलन समिति का कार्य शुरुआत कब होता है, किस महीना में होता है? मई में शुरुआत होता है और समापन कब होता है? 30 अप्रैल को इसको समाप्त कर दिया जाता है। सही जवाब है। बता दीजिए आप लोग है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनयन किया जाता है। सही जवाब है। बताइए प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर संसद में बहस होता है या नहीं होता है? नहीं होता। ठीक है। बताइए प्राक्कलन समिति का जुड़वा भंड किसको कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में कुल कितना सदस्य है? 22 सदस्य, 15 प्लस 7, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लोक लेखा समिति को किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम द्वारा अपनाया गया था? किस वर्ष अपनाया गया था? 1921 में गठित किया गया था। और किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम। बताइए 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू सुधार। ठीक है, मोंटाफोर्ड सुधारना। ठीक है, मैं ठीक है, चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था संविधान का सभी को देख लिया गया। अब चलें साइंस की ओर। साइंस से बहुत अच्छा टॉपिक है आज। बताइए धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। ठीक है। बताइए पृथ्वी के केंद्रीय भाग पर सबसे अधिक पाया जाना तत्व कौन है? सबसे अधिक निकेल पाया जाता है। और दूसरा स्थान किसका है? लोहा का है। ठीक है। बताइए टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू होता है। कौन डब्लू होता है? बड़ा वाला डब्लू होता है। सही जवाब है। बताइएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? देखिए 3380 होता है, लेकिन 3500 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो एवरेज 3500 डिग्री सेल्सियस याद रखिए, उसी के आसपास में रहेगा, ध्यान रखिएगा। बताइएगा भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? सही जवाब है राजस्थान के देना नामक खान में होता है। ठीक है, देगाना नामक खान में होता है। ठीक है। बताइए टंगस्टन जो है टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से क्या निकाल दिया जाता है? हवा को निकाल दिया जाता है। ठीक है। बताइएगा कौन सा धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलता है? जिरकोनियम धातु। ठीक है, जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेडिलेआइट किसका है? इसका ये ठीक है, जिरकोनियम का ही है इसका। ठीक, सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है बेराइल जो है ना, ये बेराइल ये मुख्यतः किसका है? इसका ये बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम का मुख्य अयस्क हो जाएगा। ठीक है। मतलब फ्रांसियम जो है किस धातु का, मतलब फ्रांसियम एक कैसा धातु है? एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। रेडियो सक्रिय द्रव धातु हो जाएगा। ठीक है। बताइए स्टेनस सल्फाइड को क्या कहा जाता है? मोसाइल गोल्ड भी कहा जाता है इसको, मोसाइक गोल्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है। बताइए सोडियम जो है, सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? इसको ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देगा किसका प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है? सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंप में भी किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा बता दीजिए अगला क्वेश्चन द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? ठीक है, शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतलक के रूप में किया जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किसके अनुसार किस विधि के द्वारा किया जाता है? कास्टनर केल्नर विधि के द्वारा किया जाता है। और बताइए सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? ये साल्वे विधि के द्वारा। ठीक है, साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का परीक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन है सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सल्क क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? ये जिप्सम से बनता है। सही जवाब है। और कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करने से? 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से बनता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा एस्बेस्टोस किससे बनता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम। सही जवाब है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको क्या कहते हैं? बेराइटा वाटर कहा जाता है इसको, बेराइटा वाटर भी कहा जाता है। ठीक है। बताइए आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसके उपस्थिति? ठीक है, बेरियम को उपस्थिति कारण हरा रंग होता है। और लाल चटक रंग किसके कारण? सही जवाब है, स्ट्रांसियम की उपस्थिति कारण लाल चटक रंग दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। और हरा रंग किसका प्रतीक है? ये यातायात को जाने का प्रतीक। और लाल रंग का खतरे का प्रतीक हो जाता है, रुकना पड़ता है उसको देख के। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? सीजियम और पोटेशियम का। सीजियम और पोटेशियम का किया जाता है। ठीक है।
बताइए सबसे हल्का धात्विक तत्व क्या हो जाएगा? लिथियम है, सही जवाब है, लिथियम हो जाएगा। और बताइएगा, और ये क्या सबसे प्रबल अपचायक होता है ये? बताइए चांदी का संकेत क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनियम एक एवं बिस्मथ जो है अपने अक्रियाशीलता के कारण किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ठीक है। इसलिए सोना का एकदम हार बना पहन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर तथा मरकरी कैसा धातु है? ये उत्कृष्ट धातु है, ठीक है, उत्कृष्ट धातु हो जाएगा। बताइए एक वयस्क व्यक्ति में करीब जो है कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। और बताइए कैल्शियम कितना ग्राम होता है? 1200 ग्राम कैल्शियम। कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम 1200 ग्राम हो जाएगा। और बताइए लोहा कितना पाया जाता है? 5 ग्राम लोहा पाया जाता है। और तांबा 0.06 ग्राम पाया जाता है, ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में जो इसकी दैनिक आवश्यकता कितना होता है? 200 से 300 mg, 200 से 300 mg हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बताइएगा 70 kg के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग कितना ग्राम सोडियम होना चाहिए? 90 ग्राम सोडियम। और पोटेशियम कितना ग्राम होता है? 170 ग्राम, सही जवाब है, 170 ग्राम पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा, बता दीजिए धातुओं में सबसे अधिक अघात वर्ध कौन होता है? ये सोना और उसके बाद चांदी होता है, सोना और चांदी होता है, ठीक है। बताइएगा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध कौन उत्पन्न करता है? पारा और लोहा उत्पन्न करता है, ठीक है। बताइए विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? चांदी होता है। और प्रकाश का सर्वोत्तम परावर्तक कौन होता है? ये भी चांदी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब किया गया था? 27 में, 1827 में किया गया था, सही जवाब है जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल बेंटेड, पोटेशियम यूरेनिल बेंटेड हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए कैंसर रोग जो है, कैंसर रोग के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किसका उपयोग जो है पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब होगा। बताइएगा ग्रीनोकाइट ये किसका अयस्क का? ये कैडमियम का अयस्क का, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि बताइएगा एक्टिनाइड तत्वों का समूह क्या होता है? रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय होता है, ठीक है, सही जवाब है। बताइए विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किसका बना है? ये सीमेंट और स्टील से बना है, सीमेंट और स्टील। बताइएगा थुलियम का संकेत क्या होता है? TM हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ये पिंच ब्लेड से किया जाता है। और पिंच ब्लेड को जो है ना रेडियम का निष्कर्षण पहली बार कौन किया था? मैडम क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? प्लेडियम का, प्लेडियम का प्रयोग किया जाता है, सही जवाब है। तो धातु कौन सा धातु है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम पारा, ठीक है, पारा भी होगा, गैलियम भी होगा, सही जवाब है। और पारा दोनों धातु ही है। तो धातु का बताइए किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है? सेलेनियम, सेलेनियम है यहाँ पे धातु। बताइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसका प्रयोग है जल को मृदु बनाने में किया जाता है? ठीक है, जीलोलाइट का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा कौन सा अपरूपता प्रदर्शित करता है? कौन सा धातु? टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। बताइए सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? ऑस्मियम है। और सबसे कठोर धातु कौन सा? क्रोमियम। और सबसे मजबूत धातु टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है। बताइए पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? K2CO3 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है K2CO3। अब बताइए पोटेशियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? पर्ल एस कहा जाता है, पर्ल एस कहा जाता है, सही जवाब है। बताइएगा क्रोमियम अम्ल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो जाएगा, सही जवाब है, ठीक है। बताइए बारूद में पोटेशियम कितना परसेंट होता है? 75%। और गंधक कितना होता है? 10%, ठीक है। चारकोल कितना होता है? 15% होता है। तो केमिस्ट्री का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था सबको देख लिया गया। अब चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की ओर। बताइए बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए एवं एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी एक साथ हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, सही जवाब है। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी कौन होगा? बी होगा। और एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा, दोनों अपोजिट होता है हमेशा। अगर ऐसा होगा तो रक्त क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, दोनों एक साथ अगर आ जाएगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा था? ओ को कहा था, और नेगेटिव कहा था, सही जवाब है। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ए बी हो जाएगा, ठीक है।
बताइए RH फैक्टर, इसका खोज कौन किए थे? सही जवाब कॉर्लैंड एस्टीनर के द्वारा कब किया गया था? ये 1940 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा रक्त आधान के समय किसका जांच किया जाता है? RH फैक्टर का ही जांच किया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा अगर RH फैक्टर RH प्लस को RH प्लस रक्त दिया था एवं RH माइनस को RH माइनस वाला रक्त ही दिया जाता है। बता दीजिए अगर क्वेश्चन है कि अगर RH फैक्टर प्लस वाले रक्त जो है ना RH फैक्टर माइनस वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो क्या होगा उस व्यक्ति के साथ? देखिए पहली बार तो उसके पास, देखिए पहली बार जो है ना RH फैक्टर माइनस वाला को दिया कम मात्रा में रहेगा तो उसको एडजस्ट कर लेगा। अगर उसको दूसरी बार दिया जाए तो RH फैक्टर माइनस वाला क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। बच्चा नहीं, मृत्यु हो जाएगा। वो RH फैक्टर जिस व्यक्ति को चढ़ाएंगे उस व्यक्ति को मृत्यु हो जाएगा। RH फैक्टर माइनस वाला का मृत्यु होगा इसमें। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब सुनिएगा, यदि पिता का RH फैक्टर प्लस हो और माता का RH फैक्टर माइनस हो तो जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा मर सकता है। देखिए पहला बार जो पहला बच्चा होगा तो वो स्वस्थ रह सकता है, नहीं भी रह सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा बच्चा होगा वो मृत्यु हो जाएगा। उसका जन्म के बाद हो सकता है या फिर गर्भ में भी उसका मृत्यु हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, अगर पिता और माता दोनों का रक्त समूह O है तो उसका पुत्र का रक्त समूह कौन सा होगा? ठीक है, OA होगा, O ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाचन तंत्र में भोजन के पाचन है ना कितने प्रक्रिया का अवस्था, कितना प्रक्रिया होता है? 5 प्रक्रिया में पूर्ण होता है। ठीक है, तो 5 अंतःकरण हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, सौंगीकरण हो जाएगा और मल परित्याग हो जाएगा। बताइएगा भोजन को मुख में लेना क्या कहलाता है? ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, और समाप्त कहाँ होता है? ये छोटी आंत तक जाके समाप्त हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला कौन सा एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज बदलता है? ये टायलिन नामक एंजाइम बदलता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अमाशय किसको कहा जाता है? पेट को कहा जाता है। और बताइए अमाशय में भोजन कितना देर रहता है? लगभग 4 घंटे तक रहता है। सही जवाब है। 3 से 4 घंटा ही रहता है, 5 नहीं जाता, 4 घंटा तक ही रहता है। बताइए भोजन, बता दीजिए भोजन के अमाशय में पहुंचने पर किस ग्रंथि से जठर रस निकलता है? ये नहीं, पाइलोडिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। मतलब जठर रस का रंग कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का। और इसका प्राकृतिक कैसा होता है? अम्लीय प्राकृतिक होता है। मतलब इसका पीएच मान कितना होता है? 3.5। ठीक है, 1.5 से 1.3 के बीच होता है। ठीक है, किसका? जठर रस का पीएच मान। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमाशय में ऑक्सीनिटिक कोशिकाएं से कौन सा अम्ल निकलता है? HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन को कैसा बना देता है? ये अम्लीय बनाता है, अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। सही जवाब है। और लार से आने वाला टायलिन का क्या सक्रियता को नष्ट भी कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है, कौन कौन एंजाइम निकलता है उससे? पेप्सिन एवं रेनिन नामक एंजाइम। पेप्सिन एवं रेनिन। मतलब पेप्सिन किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। ठीक है, दूध में घुली केसिनोज का पाचन करने में सहायक होता है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है, उसको क्या कहते हैं? जीभ कहा जाता है। सही जवाब। और जीभ के कारण हम लोग बोल पाते हैं। अगर जीभ नहीं होता तो हम बोल ना पाते, ना ये खा पाते कुछ। ठीक है, और स्वाद का तो पता चलता ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उसको स्वाद कलियां। ठीक है, स्वाद कलिका, स्वाद कलिका कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, जीभ के अग्र भाग से किस स्वाद का पता चलता है? मीठे भाग का पता चलता है। और जीभ के पश्च भाग से कड़वा का पता चलता है। और पार्श्व से क्या चलता है? मतलब बगल वाला से खट्टे का पता चलता है। पार्श्व यानी पार्श्व भाग से, बगल वाले भाग से। ठीक है। बताइए क्या बोले? हाँ ठीक है, 8 से 10 स्वाद कलिका की संख्या होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग है, मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए थे टोटल? 32 दांत होता है। सही जवाब है। और कितना ऊपर कितना नीचे? 16 ऊपर 16। बताइए मनुष्य में दांत कितने बार आता है? 2 बार आता है। और मनुष्य में कितना दांत ऐसा दांत है जो 2 बार आता है? 20 दांत 2 बार आता है। और पहला 20 दांत जो आता है उसको क्या कहा जाता है? दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बताइए दांत के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? एनामेल का, जो सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है। और बताइए सबसे ज्यादा चमकीला भी होता है। बताइएगा मनुष्य में कितना जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है। सही सब है। बताइए मनुष्य के लार में कितना % पानी होता है? लगभग 99% पानी होता है। और एंजाइम 1% ही एंजाइम होता है। ठीक है। बताइए लार में जो है ना मुख्य प्रकार कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? मुख्य रूप से
दो प्रकार के एंजाइम कौन कौन हो जाएगा? लाइसोएंजाइम और टाइलिन। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम दो प्रकार के एंजाइम लार में पाया जाता है। तो बायोलॉजी का भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को करवा दिया गया। अब चलने विविध की ओर। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया था? 1 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था? 31 मई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। पता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और प्रेस फ्रीडम भारत का स्थान क्या है? 151वां हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया था? ये 7 मई को मनाया था। और भाला फेंक दिवस कब मनाया था? ये 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? ये 8 मई को मनाया था। सही जवाब है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया था? ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए विश्व नर्स दिवस कब मनाया था? 12 मई को। 12 मई को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए विश्व परिवार दिवस कब मनाया था? ये 15 मई को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? ये 5 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया था? 20 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को। और बता दीजिए 2025 का योग दिवस कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में विशाखापट्टनम मनाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश होता है। मोदी जी वहीं गए थे विशाखापट्टनम में मनाने के लिए। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया था? ये 23 जून को मनाया था। सही जवाब है। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? ये 29 जून को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। और किस बैंक के नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया। और इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1921 में किया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा भारतीय चिकित्सा दिवस कब मनाया था? 1 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए आयकर दिवस कब मनाया था? इनकम टैक्स 24 जुलाई को मनाया जाता है। सही जवाब है। जीएसटी ने मनाया था, आयकर अलग हुआ, जीएसटी अलग हुआ। बताइएगा विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया था? 23 जुलाई को मनाया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई को मनाया था। और पूछ देगा और शेर दिवस कब मनाया था? 10 अगस्त को मनाया था। पता है विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया था? 1 अगस्त को मनाया था। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया था? ये 7 अगस्त को। और जेवेलियन थ्रो दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया था? 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया था? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइएगा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। सही जवाब है। बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था? ये 29 अगस्त को मनाया था। तो जो भी लोसेंट का महत्वपूर्ण प्रश्न था सभी को सही तरीके से करवा दिया गया। और लास्ट टॉपिक बच चुका है आप लोग का, जो करंट है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, कौन है ये बताइएगा उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आइसलैंड के साथ किया। सही जवाब है। बताइए 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर में। ठीक है, सही जवाब है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का मनाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? मोहन कुमार अग्रवाल को। ठीक है। और सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया। सही जवाब है। बताइए किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? ये कर्नाटक जीत लिया। सही जवाब। और उप विजेता कौन है इसमें? ये विदर्भ रहा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य के बघाल गांव को संक्रमण घोषित किया गया है? ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए किस मतलब भारत सरकार के किस योजना का 10 वर्ष पूरा हुआ है अभी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष हो गए। 2015 को चला था ये, और 25 में 10 वर्ष हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये कर्नाटक में मिला है। कर्नाटक मिल गया। सही जवाब है। बताइए अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? ठीक है, मार्को रूबियो को बनाया गया है। बताइए किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? चीन के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताइए जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान ये 4था स्थान हो जाएगा। ठीक है। बताइए वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग किसको मिला है? ये अंडमान निकोबार को दिया गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? डी गुकेश बना है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ शुरू हुआ 2025 में? ये लद्दाख में शुरू किया गया। सही जवाब है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ चला है? ये कोलकाता में शुरू हुआ। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है? ये थाईलैंड दे दिया। सही जवाब है। बताइए बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया। सही जवाब है। बताइए किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ये हरियाणा के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए किस देश के राष्ट्रपति ने
क्रिप्टो करेंसी का कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दिया है? ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। सही जवाब बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? ये अमेरिका ही बाहर हो चुका है। सही जवाब बताइए। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 25 जनवरी को? HP यानी हिमाचल प्रदेश द्वारा मनाया गया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? ये नेपाल में आयोजन किया गया। सही जवाब बताइएगा। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा और मूल्य निर्धारण किया है? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया। ठीक है। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु में किया गया। सही जवाब बेंगलुरु हो जाएगा। बताइएगा प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये भी बेंगलुरु में किया गया। ठीक है। बताइए किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिखाया गया। बताइए भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग लक्ष्य रखा है? ये 2030 तक रखे हैं। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? ये उत्तराखंड बन चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेक ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ये बेलारूस का चुनाव जीत लिया है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी होमवर्क आप लोग को दिया गया सभी को अच्छे प्रकार से करवा दिया गया, और कल के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन कैसा लगा बताने का काम जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और एक दिल भेजने का काम जरूर कीजिएगा। और तब तक के लिए आपसे लेते विदा। जय हिंद, जय भारत।